देश के आईआईएम में एंट्री के लिए होने वाले कैट एग्जाम में इंदौर के रुद्राक्ष ने टॉप किया है। रुद्राक्ष गुप्ता ने कैट में 99.91 परसेंटाइल हासिल किया। रुद्राक्ष को देश के सभी आईआईएम से बुलावा आ सकता है। रुद्राक्ष का ये कहना है कि वो कॉल आने के बाद रणनीति बनाएंगे कि आखिरकार किस आईआईएम में उन्हें एडमिशन लेना है। रुद्राक्ष आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर चुके हैं। फिलहाल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के इन्वेस्ट इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं। रुद्राक्ष के माता पिता डॉक्टर हैं और इस बार आईआईएम अहमदाबाद ने कैट का आयोजन किया था। इसमें देश भर से 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स और इंदौर से करीब 4000 विद्यार्थी शामिल हुए थे और उन सब में रुद्राक्ष ने एक बड़ी सफलता हासिल की। 99.91 परसेंटाइल उन्होंने अंक हासिल किया है और अब आगे के लिए रुद्राक्ष क्या सोच रहे हैं ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं रुद्राक्ष गुप्ता। रुद्राक्ष, बहुत स्वागत आपका और सबसे पहले बहुत सारी बधाई आपकी सफलता पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो मेरी इतने टाइम से मेहनत करी है मैंने, उसका आज रिजल्ट आया है, तो काफ़ी अच्छा खुशी का माहौल है अभी। 2 लाख स्टूडेंट्स ने किस्मत आजमाई थी और इसमें आपको 99.91 मिला है, तो इसकी खुशी तो ज़्यादा होगी। बिल्कुल, काफ़ी खुशी है अभी तो। लेकिन रुद्राक्ष, मैं आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहूँगी कि कैसे आपने तैयारी की, किन बातों का ख्याल रखा आपने? क्योंकि देखिए, कैट को लेकर जब भी कोई सोचता है कि हम कैट की तैयारी करेंगे, सोच कर ही लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत टफ। लेकिन आपने कैसे तैयारी की, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने फंडामेंटल्स पर ध्यान देना। जो भी आपके बेसिक्स हैं वो अगर क्लियर हैं तो उस पर आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से किया। तो शुरू का जो मेरा टाइम था उसमें मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, जो भी मेरे को डाउट्स आ रहे थे एकदम बारीकी से देखा उनको कि क्या उसमें समस्या आ रही है और फिर उनको सॉल्व किया। और फिर उसके बाद लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बार बार मॉक टेस्ट देके टेस्ट कंडीशन सिमुलेट करी घर पे और फिर उसके बेसिस पे एग्जाम दी। रुद्राक्ष, अब इस नंबर को हासिल करने के बाद आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं? आपके क्या सपने हैं? तो अभी मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। जो भी हमारी नीतियाँ आती है, जो भी हमारी पॉलिसीज आती है, उसमें मैं हेल्प करता हूँ कंट्रीब्यूट करने में। आगे भी मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार के साथ ही काम करूँ, जो इतना फेथ दिया है लोगों ने आईआईटीज को, जो आईआईएम्स को दिया है, जो अपने टैक्स पेयर के पैसे उनको किसी तरीके से वापस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूं। तो मैं वापस डेवलपमेंट सेक्टर या सरकार में आके काम करना चाहूँगा। बहुत नेक सोच है आपकी। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इतने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं, आईआईएम से किस आईआईएम से आपको कॉल आई अभी तक और आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे? अभी तो कॉल्स आना चालू नहीं हुई है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉल्स की प्रोसेस चालू होने में। बट मैं आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई कंसिडर करूंगा। क्योंकि आमतौर पर जब कोई भी शख्स, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट कोशिश करता है कि कैट के एग्जामिनेशन को लेकर, तो तैयारी में हमने देखा है कि जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, चाहे वो रीजनिंग को लेकर हो या फिर वर्बल एबिलिटी को लेकर हो, तो उसमें अलग ही टेक्निक होती है। तो ये आपको शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी, वर्बल के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप बुक्स पढ़ते रहें। जो आपकी फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स है, उनसे आपको ग्रास्प करना आता है। आपके जो स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, आपको समझ में आएगा उसमें क्या लिखा है। तो जितना भी आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उससे वर्बल में बहुत फ़ायदा होता है। और क्वांट में जैसा मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहले बेसिक्स क्लियर करना और फिर उन पर प्रैक्टिस करना। बेसिक क्लियर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद जो पॉइंट्स होते हैं उसको क्लियर करना। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और हमने देखा है कि बहुत टफ वहाँ पर भी होता है। तो अपने इस करियर में आपने अभी तक जिस तरीके से आप बढ़े हैं आगे, कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा और आगे बाकी जो लोग हैं, चाहे वो आपके तमाम दोस्त हों या फिर घर वाले हों, उनका कितना सपोर्ट आपको मिला? तो आज भारत में जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स होती हैं उसमें से आईआईटी होती है, कैट होती है और डॉक्टर वाली एग्जाम होती है जी। सो उसमें
11th से ही मैंने जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन चालू करी, उसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जो मैं कोचिंग गया, उसमें जो फ्रेंड सर्कल बना, ग्रुप स्टडी वाला जो पूरा माहौल था, उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और घर वालों ने पूरे अच्छे से 2 साल 3 साल जितना मेहनत मैं कर रहा था, साथ में उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी है मेरे लिए। तो वो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट की तरफ पॉइंट किया। एंड अभी जी। भी जॉब करते हुए मेरे जॉब में जो कलीग्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे कैट को, ये एम को लेकर। तो एक दूसरे के लिए कवर करना, सपोर्ट करना। सो अगर आपके आसपास एक इकोसिस्टम है जो आपकी हेल्प करता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, और आपका जो तमाम जो लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग, वो कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या रुद्राक्ष एक स्टूडियस हैं? क्या आप दिन भर पढ़ाई में ही रहते हैं, या फिर जो आप कर रहे हैं उसी में रहते हैं, या फिर इसके अलावा आपकी कुछ अलग भी हॉबीज़ हैं? नहीं, तो पढ़ाई तो मैं कुछ चंद घंटे करता था दिन में। बाकी टाइम मेरा जॉब में रहता था, और जो मेरी बाकी हॉबीज़ हैं उसमें रहता था। तो जैसे मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक है, तो मैं बाकी पूरे टाइम बुक्स पढ़ता रहता था। मेरा कॉलेज दिल्ली में था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल दिल्ली में है। तो जब भी पढ़ाई से मैं थोड़ा पढ़ाई से मेरा मन भर जाता था, तो फिर मैं दोस्तों से मिलने चले जाता था। तो वो एक काफ़ी अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, और उससे फिर वापस एनर्जी मिलती थी आगे पढ़ने की। रुद्राक्ष, आपसे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ये बहुत नॉर्मल भी है, बहुत सामान्य भी है कि जब लोग जॉब में होते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां उस तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि आपको जॉब में भी आपकी जिम्मेदारी होती है। आप तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के इन्वेस्ट इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा कि वहाँ पर भी आपको अपना 100% देना और पढ़ाई भी करनी है? जी, तो मेरा जॉब रात के 8-9 बजे तक हो जाता था, और उसके बाद मुझे टाइम मिलता था पढ़ाई का। पर वीकेंड्स काफ़ी अच्छे फ्री रहते थे, तो वीकेंड्स का पूरा मैंने लाभ उठाया था। वहाँ पे एकदम डिलिजेंटली पढ़ाई करी थी। सो जॉब के साथ में पढ़ाई करना काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो गया था। और जैसा मैंने बोला कि जॉब में जो मेरे कलीग्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, तो कैट के 1 हफ्ता 10 दिन पहले से मैंने अपना पूरा काम उनके साथ शेयर करा था। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया था। तो वो मेरे लिए आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फ्री टाइम में और क्या कुछ करना आपको पसंद है? यानी कि अगर आपने जॉब कर लिया और फिर पढ़ाई भी आप कर रहे थे, उसके बाद आप अपना वक्त फैमिली को भी देते होंगे, आपने किस तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया? फैमिली तो मेरी इंदौर में रहती है, मैं दिल्ली में रह के काम कर रहा था। तो मेरे को कुकिंग का शौक है, तो किचन में नई नई तरह से चीज़ें बनाना, नए फ्लेवर्स एक्सपीरियंस करना, उससे मेरे को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो वहाँ पे मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंगली टाइम चले जाता था। वाह, नाइस। तो खाने में आपको क्या पसंद है? आपने बोला कि कुकिंग आपको बहुत पसंद है, आप कुकिंग भी करते हैं। खाना में क्या पसंद है आपको? जी, मेरे को नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ें पसंद है। चिकन, फिश, थोड़ा ड्राई साइड में, स्टार्टर साइड में मुझे ज़्यादा पसंद आता देखिए, है। क्योंकि आप इंदौर से आते हैं और इंदौर तो फेमस ही इसी के लिए है। वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, खाने के जो शौकीन होते हैं वो पहुँचते हैं। जी जी जी। तो वही सराफा, छप्पन दुकान का फ्लेवर मैं दिल्ली में ढूंढता रहता हूँ। नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहता हूँ कि वो स्ट्रीट फूड वहाँ पे कहीं मिल जाए। पर देखिए, अब जो नहीं मिलता वो मैं घर पे बनाने का ट्राई करता हूँ। चलिए, आपने लोगों को, जो लोग कैट परस्यू करना चाहते हैं, उनको भी आपने एक मैसेज दिया कि दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप डेडिकेटली 2 से 3 घंटे भी आप निकाल सकते हैं और 100% आप दे सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, और आपने कहा कि आपको शुरू से ही फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही ये जानकारी मिली, जैसे उनको खबर ये मिली कि बेटा टॉप कर गया है, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो काफी खुश थे। सो मेरे पेरेंट्स कल रात को जयपुर के लिए निकले हैं, और कल शाम को ही रिजल्ट आया है। तो वो जो चंद घंटे हम लोग साथ में थे वो काफी खुश थे। हमने सेलिब्रेट किया उनकी तरफ से, काफी काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। वो जो जेन्युइन हैप्पीनेस है वो दिखी मेरे को उनके चेहरे पे, तो वो काफी एनकरेजिंग होता है।
जो वो तमाम लोग जो कि कैट परस्यू करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उनको लगता है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए दिक्कतें तो होती हैं, चुनौतियां तो होती हैं, आपके साथ भी जाहिर है कि पेश आती होंगी। मैं चाहूँगी कि हमारी कोशिश यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम आज कुछ मैसेज लेकर जाएँ, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ज़रिए? मैं स्टूडेंट्स को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बेसिक्स क्लियर रखें। दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ना अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है। तो जितना भी टाइम आप पढ़ें उसमें अपना 100% दें और अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखें और फिर उस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपके मम्मी पापा, आपने कहा कि अभी तो खैर वो जयपुर में हैं लेकिन इंदौर से आते हैं, तो घर जाना होता है आपका? जी, मैं करीब हर महीने में एक बार तो घर आना प्रेफर करता ही हूँ। सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है, और आप दिल्ली में क्या मिस करते हैं इंदौर की? दिल्ली में सबसे ज़्यादा तो मैं खाना मिस करता हूँ इंदौर का, और अपने दोस्तों को मिस करता हूँ। तो जो बचपन से फ्रेंड सर्कल बना हुआ है वो वहाँ पे दिल्ली में नहीं है अभी। तो ये दो चीज़ें मैं काफ़ी मिस करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पर आपने कहा कि वहाँ पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके जॉब में भी तमाम जो कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने काफ़ी आपकी मदद की। लेकिन जब स्टार्टिंग की अगर बात करूँ, आपने कहा कि आपने IIT का सोचा और उसके बाद फिर आप 11th से ही आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कैसे ये जहन में ये ख्याल आया? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब बच्चा कोई 10th पास होता है तो कई सारे स्ट्रीम्स हैं, PCM है, फिर आर्ट्स है, कॉमर्स है, इसके अलावा मेडिकल में। तो कैसे लगा कि मैं IIT में ही जाऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है? बचपन से मैं काफ़ी क्यूरियस था और मुझे लग रहा था कि साइंस फील्ड में मेरी क्यूरियोसिटी काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई हो सकती है। तो फिज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं 11th-12th में था, तो इसलिए मैंने IIT में भी फिज़िक्स परस्यू किया। अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ वो फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इस फील्ड में पॉलिसीज़ बना रहा हूँ। तो वो जो एक इंटरेस्ट था जो बचपन से साइंस की तरफ था, फिर 11th-12th में और डेवलप हुआ, उससे मेरे को लगा कि साइंस स्ट्रीम और IIT में BTech करना वुड बी द राइट वे टू गो। और आमतौर पर बच्चे को फिजिक्स से बहुत शिकायतें होती हैं। जी, आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कभी? कभी फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, फिजिक्स मतलब नेचर है फिजिक्स। तो आप जितना फिजिक्स को फील करें, जितना आप आसपास देखें फिजिक्स को, उतना इजी होता है आपके लिए ग्रास्प करना। तो थैंकफुली जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को फिजिक्स पढ़ाया, उन्होंने काफ़ी केयर ली कि मैं बुक से उठ के उसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देखूं। तो उससे जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड की तरफ, वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, आमतौर पर जब हम बात भी करते हैं बच्चों से, उन कैंडिडेट्स से जो कि आगे इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, ये जो क्लियर पर्सपेक्ट होता है कि हमें यही करना है और ये शुरू से ही मतलब इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि बहुत क्लियरली आपको 11th में ही पता होता है कि हमें ये करना है? जब बच्चे सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूज बहुत रहते हैं और ये बहुत नॉर्मल भी है। जी, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और 11th में किसी को नहीं पता होता क्या करना होता है। मेरा फिजिक्स की तरफ इंटरेस्ट था, बट कॉलेज में जाके इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होती है, आपको नई फील्ड्स पता चलती है, आप नए लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो और इट इज़ फाइन टू चेंज द डायरेक्शन। तो आई थिंक एकदम स्टार्टिंग से एकदम क्लियर होना कि आपको लाइफ में क्या करना है, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मेरे साथ बिल्कुल नहीं था वो सीन। और अभी भी मैं थोड़े एक्सप्लोरेटरी फेज में ही हूँ। क्योंकि आप इंडियन गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के इन्वेस्ट इंडिया में काम कर रहे हैं, ज़रा उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? जी, तो मेरा मेन काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्कीम होती है, पॉलिसीज होती है, उसमें हेल्प करना है। जैसे अभी फिलहाल में एक 76,000 करोड़ की स्कीम आई थी सेमीकंडक्टर के लिए। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वो इनॉग्रेट करी थी अभी 15 दिन पहले। तो उसमें काफ़ी सब्सटैंशियल काम करा था हमने, कंपनी से बात करने में, स्कीम डिज़ाइन करने में। तो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली काम करना प्राइवेट सेक्टर का, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक एक्सपीरियंस मिला है मुझे यहाँ पे। क्योंकि आपने सेमीकंडक्टर्स को लेकर आपने जिक्र किया कि आप काम भी इस पे कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अगर बात करें कार्स में सेमीकंडक्टर्स को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस भी चल रही है, तो आपका टेक इस पर क्या है? जी, तो अभी ग्लोबली सेमीकंडक्टर की काफ़ी शॉर्टेज है और
अभी तक जो हमारी वॉर्स ऑयल के ऊपर लड़ी जाती थी, वो अब आगे जाके डेटा और सेमीकंडक्टर्स पे लड़ी जाएगी। तो सेमीकंडक्टर का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्ट्रैटेजिक यूज है इस फील्ड का। तो अभी जो गवर्नमेंट इतना $10 बिलियन की स्कीम लेके आई है, वो आई थिंक अगले 5 से 6 साल में देश के लिए बहुत हेल्प करेगी। बहुत हेल्पफुल होगी। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी, बहुत चैलेंजिंग आपका भी काम रहता होगा, कैसे आप कोप आउट करते हैं इन तमाम चैलेंजेस से? जैसा मैंने बोला, मेरा फ्रेंड सर्कल, फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो जो एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है आपके और अपने पेरेंट्स में, आपके अपने दोस्तों के साथ में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जो सपोर्ट आपका फैमिली दे सकती है, जो कंफर्ट आपको फैमिली दे सकती है, वो आपको कहीं से नहीं मिलता। तो करीब रोज़ दिन में 10-15 मिनट, आधे घंटे पेरेंट्स से बात करना, वो काफ़ी अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म था मेरे लिए। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आमतौर पर कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि काम में इतना बिजी होते हैं कि घर वालों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि आप दिल्ली में काम तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप टाइम ज़रूर निकालते हो अपनी मम्मी पापा से बात करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि यही जो पॉजिटिविटी होती है वो यहीं से आती भी है। एक चीज़ और भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपका काम बहुत मुश्किलों भरा दूसरों को ज़रूर लगता होगा, क्योंकि आप में इंटरेस्ट है, तो जाहिर तौर पर वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई मरतबा हमने ये देखा है कि जब हम काम करते बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, तो लोग परेशान भी हो जाते हैं कि अब क्या करें या फिर ना करें। सोशल मीडिया के थ्रू भी खुद को एंटरटेन करते हैं, तो क्या वैसा कुछ आप करते हो? जी, सोशल मीडिया के जरिए जी, तो मेरा सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता था नॉवेल से। तो मेरा मैक्सिमम फ्री टाइम मैं नॉवेल्स पढ़ने में प्रेफर करता था। बट सोशल मीडिया भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है, पर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में। तो मैंने टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं करूँगा सोशल मीडिया पे अपने टाइम स्पेंड, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो एक इट इज़ अ गुड वे टू कनेक्ट विथ पीपल। आप अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहते हैं, आप बाकी दुनिया से आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है। बट उसमें भी काफ़ी आसान होता है कि आप उसी में एकदम घुल जाएं। तो उसके लिए मैंने आधे घंटे का एक टाइमर सेट किया था। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जब आप कैट को लेकर तैयारी कर रहे हो, तो क्या ये नहीं लगता कि टाइम बहुत ज़्यादा अगर ज़ाया ना हो जाए, तो ये टाइम कैसे मैनेज करते थे? तो आपको एक प्लानर बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कोर्स कितना है, आपके पास कितना टाइम है, और उसके बेसिस पे आपको कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक अच्छे से पूरा डिटेल्ड मंथली प्लानर बनाएं और उसको फॉलो करें, तो काफ़ी अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। अच्छे से टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से हम बात करते हैं रुद्राक्ष, तो अभी भी भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स का जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो अभी भी इस सेक्टर में बहुत कुछ कदम उठाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। सो सेमीकंडक्टर्स की जैसे हम लोग बात करें, तो जो हमारे ताइवान, चाइना, कोरिया, जापान, इन्हीं में अभी वो चीज कंसंट्रेटेड है। और जो हमारे वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस हैं, वो भी अब जाके इस चीज को समझ रहे हैं। तो आपका पूरे यूरोप अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है, आपके अमेरिका में अभी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है। तो धीरे धीरे पूरा देश ये चीज, पूरी दुनिया ये चीज समझ रही है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूचर की चीज है, और उस पर अभी से काम करना जरूरी है। और हमारा देश भी उसी रास्ते में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। आप भी आगे बढ़िए। आपको फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी आपके फ्यूचर के लिए। बहुत धन्यवाद आपका रुद्राक्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। तो आपने सफलता की कहानी सुनी, किस तरीके से रुद्राक्ष ने कदम उठाए और आज उन्होंने ये सफलता हासिल की है। न केवल प्रदेश को, बल्कि अपने माता पिता, अपने समाज, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को उन्होंने प्राउड फील करवाया है। वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक। आप बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।